Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Your biology teacher Madam Farzana Suhail here with the last lecture of unit number 11 homeostasis. Before starting our today's lecture, we will look towards the objectives which we are going to achieve during the lecture. The first objective is we are going to learn about the structure of the human kidney. उसके बाद we will study about the process of urine formation. The next objective is disorders of kidney. डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी में हम डिस्कस करेंगे किडनी स्टोन्स को और उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन्स. नेक्स्ट डिसऑर्डर जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ किडनी फेलियर. किडनी फेलियर के लिए ट्रीटमेंट डायलिसिस एंड द टाइप्स ऑफ डायलिसिस. सो दीज ऑब्जेक्टिव्स वी आर गोइंग टू अचीव ड्यूरिंग आवर टुडेज लेक्चर. The very first topic which we are going to study today that is structure of human kidney. ह्यूमन किडनी के कलर के बारे में आपको पता होगा. इट इज़ ब्राउन इन कलर और शेप इसकी है कलूल के दाने की तरह या फिर हम इसको कह सकते हैं बीन शेप. अगर किडनी के स्ट्रक्चर को आप गौर से देखें डायग्राम में तो आपको नज़र आएगा कि एक साइड किडनी की कॉन्केव और दूसरी साइड कॉन्वेक्स है. सो कॉन्केव साइड ऑफ द किडनी इज़ नोन एज हाइलस. जहाँ पे हमें कॉन्केविटी नज़र आ रही है किडनी की उस साइड को हम कहते हैं हाइलस. हाइलस एक्चुअली गेटवे है जिसके ज़रिए हमारी किडनी के अंदर रीनल आर्टरी जाती है और किडनी से बाहर रीनल वेन और यूरेटर्स निकलते हैं. इसका फंक्शन बिल्कुल गेटवे की तरह होता है. सेकेंड पोर्शन हमारी किडनी का दैट इज़ रीनल कॉर्टेक्स. रीनल कॉर्टेक्स हमारी किडनी के आउटर पार्ट को कहा जाता है जबकि इनर पार्ट ऑफ द किडनी इज़ नोन एज रीनल मेड्यूला. रीनल मेड्यूला के बाद अगर किडनी के स्ट्रक्चर को आप गौर से देखें तो इसमें आपको कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे होंगे. इन कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रीनल पायरामिड्स. रीनल पायरामिड्स तमाम के तमाम आके खुलते हैं इन द सेंटर ऑफ द किडनी. दिस सेंटर ऑफ द किडनी इज़ नोन एज रीनल पेल्विस. रीनल पेल्विस जब किडनी से बाहर निकलता है तो ये अपनी शक्ल इख्तियार कर लेता है यूरेटर के फॉर्म में. सो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन किडनी. हमारी किडनी का फंक्शन है फिल्टरेशन ऑफ ब्लड और फिल्टरेशन ऑफ ब्लड के लिए हमारी किडनी को हेल्प करते हैं वो सेल्स जो कि हमारी किडनी के अंदर प्रेजेंट हैं विच आर कॉल्ड नेफ्रॉन. नेफ्रॉन को हम कहते हैं कि दिस इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. स्ट्रक्चर मीन्स हमारी किडनी बनना शुरू होती है फ्रॉम द बेसिक यूनिट विच इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन. इसके बाद हमारी किडनी का फंक्शन फिल्टरेशन ऑफ ब्लड. दिस इज़ बिकॉज ऑफ नेफ्रॉन. जब हम नेफ्रॉन को स्टडी करते हैं तो हम अपनी स्टडी को कन्वीनियंट बनाने के लिए हर नेफ्रॉन को डिवाइड कर देते हैं टू पार्ट्स में. अपर पार्ट को हम कहते हैं रीनल कॉर्पिसल और लोअर पार्ट को हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स. रीनल कॉर्पिसल को दोबारा से डिवाइड किया जाता है इन टू पार्ट्स. द अपर पार्ट इज़ नोन एज ग्लोमेरुलस जो आपको लेबलिंग में नज़र आ रहा है और उसके इर्द गिर्द सी शेप आपको कैप्सूल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है विच इज़ नोन एज बोवेन्स कैप्सूल. Bowman's was the name of the scientist who discovered this part of the nephron and he named this part after his own name. इसके बाद आगे हमारे नेफ्रॉन की एक्सटेंशंस हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्स. बिल्कुल ट्यूब्स की तरह के स्ट्रक्चर में हमारा नेफ्रॉन आगे कंटिन्यू है. इस तमाम के तमाम पार्ट को हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स. रीनल ट्यूब्यूल्स हमारे पास डिवाइडेड हैं 3 पार्ट्स में. फर्स्ट पार्ट इज़ नोन एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. प्रॉक्सिमल पहले आने वाला, कॉन्वोल्यूटेड मीन्स कॉन्वोल्यूशंस एंड ट्यूब्यूल्स चूँकि ये ट्यूब्स के फॉर्म में है. अगर इसको आप देखें तो आगे यू शेप स्ट्रक्चर ये इख्तियार कर रहा है. दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज लूप ऑफ हेनले. हेनले वॉज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. चूँकि इसकी शेप यू की शेप की तरह है सो दैट्स वाई इट इज़ आल्सो नोन एज यू शेप्ड लूप ऑफ हेनले. Then distal convoluted tubule. Distal means दूर, convoluted means convolutions and then tubes के form में ये है. So that's why it is known as distal convoluted tubes. It is also known as DCT. ये आगे जाके कलेक्टिंग डक्ट्स में खुल रहा है. अगर कलेक्टिंग डक्ट्स को आप गौर से देखें तो इसमें आपको बहुत सारी ब्रांचेस नज़र आ रही होंगी. दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द अदर DCT जो कि आके खुलती हैं इन कलेक्टिंग डक्ट्स में. ये कलेक्टिंग डक्ट्स पायरामिड्स में जाके खुलते हैं एंड दीज पायरामिड्स आर कलेक्टिवली गोइंग टू ओपन इनटू द रीनल पेल्विस. सो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. रीनल कॉर्पिसल को क्लियर करने के लिए हेयर वी आर हैविंग द डायग्राम. यू कैन सी द रीनल corpuscle
रीनल कॉर्पिसल इट वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा कि रीनल कॉर्पिसल को हमने डिवाइड किया था इन ग्लोमेरुलस एंड बोवमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस के वॉल्स को अगर आप देखें तो ये सेमी परमिएबल और पोरस हैं। सेमी परमिएबल और पोरस होने की वजह से इसमें से सेलेक्टेड मटेरियल बोवमेंस कैप्सूल में जाता है। अगर आप ग्लोमेरुलस को देखें with the help of efferent arteriole, blood is going to enter into the glomerulus. Efferent is derived from the word effo. Effo means towards. ये वो arteriole है जो कि blood लेके आ रही है towards the glomerulus. जब blood glomerulus की तरफ आता है तो इसमें pressure काफ़ी ज़्यादा होता है। ग्लोमेरुलस को ब्लड सप्लाई करने के बाद इफ़ यू लुक टूवर्ड्स द आर्टेरियोल, दैट आर्टेरियोल इज़ नोन एज एफेरेंट आर्टेरियोल। एफेरेंट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एफो विच मीन्स अवे। ये वो आर्टेरियोल है जो कि ग्लोमेरुलस से ब्लड दूर लेके जाता है। ब्लड का प्रेशर जब एफेरेंट आर्टेरियोल में होता है तो इट इज़ लेस एज कम्पेयर टू एफेरेंट आर्टेरियोल. So this is about the structure of the renal corpuscle, which is composed of glomerulus and Bowman's capsule. Now dear students, we are moving towards the next objective, that is process of urine formation. किडनी का फंक्शन फिल्टरेशन ऑफ ब्लड या यूरिन फॉर्मेशन है। ये यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में होती है। द फर्स्ट स्टेप इज़ नोन एज फिल्टरेशन, second step is known as reabsorption, and third step is known as secretion. Let's study these steps one by one in detail. The first step is known as filtration. Filtration का process pressure की वजह से होता है, so that's why filtration is also known as pressure filtration. अभी जब हमने ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर देखा, आपको मैंने बताया कि एफेरेंट आर्टेरियोल के ज़रिए जब ब्लड ग्लोमेरुलस में आता है तो उसमें प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। इस प्रेशर की वजह से ब्लड फिल्टर होके चला जाता है टूवर्ड्स बोवमेंस कैप्सूल। इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि स्मॉल इन साइज़ होते हैं वो बोवमेंस कैप्सूल में चले जाते हैं। वो तमाम कंपोनेंट्स जो स्मॉल इन साइज़ होते हैं अलॉन्ग विद वाटर इज़ नोन एज बोवमेंस फिल्टरेट. Blood courses through glomeruli, much of its fluid containing both useful chemicals. ये ज़रूरी नहीं है कि जो बोवमेंस कैप्सूल में हमारे पास चीज़ें फ़िल्टर होके जा रही हैं वो तमाम की तमाम वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जबकि इसमें बहुत सारी यूज़फुल कंपोनेंट्स भी फ़िल्टर होके चले जाते हैं टूवर्ड्स बोवमेंस कैप्सूल. वो यूज़फुल कंपोनेंट्स चूँकि स्मॉल इन साइज़ होते हैं इसलिए वो बहुत आसानी से इन पोर्स से गुजर जाते हैं जो कि ग्लोमेरुलस की वॉल्स में पाई जाती हैं. It is then filtered and then flows into the Bowman's capsule. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि Bowman's capsule में जो चीज़ें फ़िल्टर होके जाती हैं that is known as Bowman's filtrate. The product formed is collectively known as glomerular filtrate. Now we are going to study about the filtration again. Glomerular filtrate, what is the composition? Water, waste products, excess salts in the form of sodium and potassium, glucose and other chemicals that have been filtered out of the blood is known as glomerular filtrate. Glomerular filtration rate क्या है? Total rate of filtration of glomerulus, normal rate is 125 milliliter per minute. 1 मिनट में किडनी 125 मिलीलीटर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करता है. अगर 125 मिलीलीटर पर मिनट हुआ तो 7500 मिलीलीटर पर आवर हुआ, और अगर यही रेट हम लें तो एक दिन में हमारे पास किडनीज 180 लीटर्स फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करेगा. बट why don't we excrete 180 liter of water per day? Question arises. Now the answer is reabsorption. हमारे पास second step of urine formation that is called reabsorption. What is reabsorption? Movement of substances out of the renal tubules back into the blood capillaries located around the tubules. एफेरेंट आर्टेरियोल हमारे ग्लोमेरुलस से निकलने के बाद हमारे पूरे के पूरे नेफ्रॉन पे ब्रेकअप हो जाता है एंड इट इज़ नोन एज कैपिलरीज. सो वो तमाम यूज़फुल कंपोनेंट्स जो कि बोवमेंस कैप्सूल में आए हैं अब वही कैपिलरीज इनको रीएब्जॉर्ब कर लेंगी, विच इज़ कॉल्ड सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. सब्सटेंसेस रीएब्जॉर्ब्ड आर वाटर, ग्लूकोज एंड अदर न्यूट्रिएंट्स.
and sodium and other ions. ये बात याद रखें कि ग्लूकोज के जितने भी कंपोनेंट्स या जितने भी मॉलिक्यूल्स फिल्टर होके आए थे इन बोवमेंट्स कैप्सूल, अब ट्यूब्यूल से इनकी रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी. अगर ट्यूब्यूल से इनकी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर चले जाते हैं एंड दिस डिजीज़ इज़ नोन एज शुगर या डायबिटीज़ mellitus. Now, reabsorption begins in proximal convoluted tubule. जो first part है renal tubules का, which is known as proximal convoluted tubules, उसी tubules से ही reabsorption का process शुरू हो जाता है and continues in the loop of Henle, distal convoluted tubules and collecting ducts. About 99% of the 180 liter of water that leaves the blood each day by glomerular filtration returns to the blood from the proximal tubules through process of passive reabsorption. हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि अगर इसी रफ्तार से फिल्ट्रेशन होती रही तो हमारी किडनीज 180 लीटर्स ऑफ यूरिन डेली प्रोड्यूस करेंगी, लेकिन 180 लीटर ऑफ यूरिन प्रोड्यूस इसलिए नहीं होता कि पैसिव रीएब्जॉर्प्शन के ज़रिए वो तमाम कंपोनेंट्स दोबारा से उनके कैपिलरीज का पार्ट बन जाते हैं जो कि हमारे नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स पोर्शन के ऊपर मौजूद हैं. न्यूट्रिएंट ग्लूकोज इज़ एंटायरली रीएब्जॉर्ब. पूरे का पूरा ग्लूकोज दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा बाय द कैपिलरीज बैक इनटू द ब्लड फ्रॉम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स. इन फैक्ट इट इज़ एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड out of the tubules and into the pretubular capillary blood. Sodium ion and other ions are only partially reabsorbed from the renal tubules back into the blood. Now the question arises that what happens next? This was not the last step of urine formation, selective reabsorption के बाद now question arises what happens next? That is tubular secretion. Tubular secretion is very important step of urine formation. Substances move into the distal and collecting tubules from blood into the capillaries around these tubules. अभी हमने देखा कि वो तमाम components, वो तमाम nutrients जो कि important हैं blood इसको दोबारा से reabsorb कर लेता है. Now, peritubular capillaries network is the network which is going to produce secretions which are having hydrogen ions. These hydrogen ions will enter into the last part of renal tubule which is known as distal convoluted tubules. Substances are secreted through either an active transport mechanism or as a result of diffusion across the membrane. So this was all about urine formation. Now our next step is renal stones. We are going to study about the disorders of the kidney. The first disorder which we are going to study here is known as renal stones. A kidney stone is a solid concentration or crystal aggregation formed in the kidney from dietary minerals in the urine. So these stones are not the type of stones which we can see in the world surrounding us in our external environment. Actually these stones are made by different type of combination of nutrients in the kidney. These kidney stones can be classified in three types. The type of stones which are formed in the kidney are known as nephrolithiasis. The type of stones which are present in the ureter are known as uretrolithiasis. The third type of stones which are present in the bladder are known as cystolithiasis. Now these stones are of 5 different types. The first type of stones are known as calcium salts. Because of the calcium salts, these stones are formed. Second type के stones uric acid की accumulation की वजह से बनते हैं. Third type of stones are made by the accumulation of magnesium, ammonium and phosphate. Fourth type of stones are known as cystine and other type of stones are also there. What are the causes of kidney stones? मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से ये स्टोन्स बन जाते हैं. लाइफस्टाइल,
वो लोग जो ज़्यादातर बैठे रहते हैं उनमें किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स मीन्स हेरिडिटी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं इन किडनी स्टोन फॉर्मेशन के। मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स अगर लिए जाएँ तो ये भी किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं एंड देयर कैन बी अदर रीजंस फॉर द फॉर्मेशन of these kidney stones too, like different type of green leafy vegetables, etc. Now we are moving towards the treatment of these kidney stones. The machine which is used against the kidney stones is known as, the process is known as extracorporeal shock wave lithotripsy, which is also known as ESWL. This procedure is used for the breaking of kidney stone in the kidney or different parts of the excretory system. Let's study it. ESWL eliminates need for surgery in majority of patients. ये प्रोसेस करने के बाद बहुत सारे पेशेंट्स को ओपन सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज इट इज़ गोइंग टू ब्रेक डाउन स्टोन्स इनटू स्मॉल पीसेस एंड देन विद द हेल्प ऑफ यूरिन इट इज़ गोइंग टू बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी with no apparent risk to kidney structure or function. इस प्रोसेस से गुजरने के बाद कोई भी ऐसे चांसेस नहीं है कि किडनी का स्ट्रक्चर या उसका फंक्शन इफेक्ट हो जाए बाय टेकिंग एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी के बाद। दिस कैन बी पेन, यूरिनरी इन्फेक्शन एंड टेम्पररी ब्लीडिंग अराउंड द किडनी। ये वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि इस प्रोसीजर से गुजरने के बाद हो सकते हैं, अदरवाइज दिस इज़ सेफ। इस प्रोसीजर से गुजरने के बाद द डॉक्टर इज़ गोइंग टू एडवाइज़ द पेशेंट कि वो ज़्यादा वाटर इनटेक करे। ज़्यादा वाटर इनटेक के बाद पेशेंट नेचुरली इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस मोर यूरिन और जितना यूरिन प्रेशर के साथ आएगा उतना ही इन स्टोन्स के बॉडी से निकलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। The next disorder is known as renal failure या जिसको हम kidney failure कह सकते हैं। Due to various reasons, the nephrons are progressively destroyed and stop functioning. जब भी नेफ्रॉन अपना फंक्शन करना बंद कर देंगे तो the kidney will not be able to filter the blood, which is known as renal failure. Different causes of renal failure are there: long-term diabetes mellitus, hypertension या high blood pressure, severe infection in kidneys. अगर बार बार किडनी में severe infection हो तो it can also cause the permanent death of the nephron. Overuse of medicines. Different medicines में मौजूद different chemicals इन nephrons के ऊपर negatively affect कर सकते हैं. What can be the symptoms? Weight loss, weight lose होना शुरू हो जाता है, vomiting, nausea, सर चकराना and blood in urine. These are the symptoms of renal failure. Now, the treatment for the renal failure is known as dialysis. Dialysis is a technique in which substances move from the blood from semi-permeable membrane into a dialysis solution. There are two types of dialysis. There are two methods of dialysis, that is hemodialysis and peritoneal dialysis. First, we are going to study about hemodialysis. Here you can see the machine which is known as dialyzer machine या it is also known as artificial kidney. अगर इस मशीन को गौर से देखा जाए तो इस मशीन में हमें दो पार्ट्स नज़र आते हैं। एक वो पार्ट जिसमें कि ब्लड फ्लो कर रहा है और दूसरा वो पार्ट है जिसमें कि डायलाइजिंग फ्लूइड मौजूद है। इन दोनों ब्लड और डायलाइजर फ्लूइड के दरमियान हमें एक मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। दिस मेम्ब्रेन इज़ नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन से बाकी कंपोनेंट्स मूव नहीं कर सकते एक्सेप्ट द यूरिया और नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन ही यही है, विच डज नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल। सो डायलाइजिंग फ्लूइड की कंपोजिशन बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा की तरह होती है, बट इट इज़ नॉट हैविंग नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट। जबकि ब्लड जो कि इस आर्टिफिशियल किडनी के अंदर आ रहा है या डायलाइजर के अंदर आ रहा है, इट इज़ हैविंग हाई कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि इस पेशेंट की किडनी नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से निकालने के काबिल नहीं रही। नाउ पेशेंट की आर्टरी से ब्लड लिया जाता है एंड इट इज़ कनेक्टेड विद द डायलाइजर। ब्लड को जब डायलाइजर के साथ कनेक्ट किया जाता है, इस ब्लड के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा मकदार में प्रेजेंट हैं। अब ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स जब डायलाइजर फ्लूइड में से गुजरते हैं तो चूँकि डायलाइजर फ्लूइड में
नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स की मकदार बहुत कम है और ब्लड के अंदर ज़्यादा है. सो नेचुरली विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन इट विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द ब्लड टूवर्ड्स द डायलिसिस फ्लूइड. अगर आप ब्लड को देखें जो कि पेशेंट के हैंड में वापस जा रहा है, तो इट इज़ फ्री ऑफ द नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट. पेशेंट के वेन के साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाता है. ये वेन इस क्लीन ब्लड को लेके जाता है टूवर्ड्स द हार्ट और हार्ट इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. नाउ हीमोडायलिसिस विल डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट. मोस्टली अगर कंडीशन पेशेंट की अच्छी नहीं है तो पेशेंट को थ्राइस अ वीक भी डायलिसिस के थ्रू गुजरना पड़ता है. नियरली 90% ऑफ ऑल डायलिसिस patient receive hemodialysis. The second type of dialysis is known as peritoneal dialysis. Peritoneal dialysis mostly patient घर पे ही करता है. इसके लिए इसको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं होती. सिर्फ हॉस्पिटल एक विजिट इसको करना पड़ता है ताकि ये कैथेटर इसके एब्डोमिनल कैविटी में गुजारा जाए. एब्डोमिनल कैविटी में जहाँ पे हमारे इंटेस्टाइन्स मौजूद हैं, तो दैट एरिया इज़ नोन एज पेरिटोनियल कैविटी. अगर इंटेस्टाइन्स को आप गौर से देखें तो इसके इर्द गिर्द की एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है विच इज़ नोन एज पेरिटोनियल मेम्ब्रेन. पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में से इस कैथेटर को गुजारा जाता है. यू कैन सी द कैथेटर. अब इस कैथेटर को दो बैग्स के साथ कनेक्ट किया जाता है. एक बैग अपर साइड पे मौजूद है जिसमें कि वो सोल्यूशन मौजूद है जिसको पेशेंट की एब्डोमिनल कैविटी में इंसर्ट करना है. पेशेंट के एब्डोमिनल कैविटी में इसको इंसर्ट करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है. चूँकि इस सोल्यूशन में नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट ना होने के बराबर है और हमारे इंटेस्टाइन्स में जो ब्लड है उसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा मकदार में मौजूद है, वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड से निकल के इस सोल्यूशन का पार्ट बन जाता है एंड देन कैथेटर का दूसरा एंड एक दूसरे बैग के साथ कनेक्ट किया जाता है जिसमें कि वो यूज्ड सोल्यूशन दोबारा से ड्रैग बैक किया जाता है और इसको इस बैग में थोड़ी देर के लिए स्टोर कर दिया जाता है. सो जो सोल्यूशन बॉडी के अंदर डाला जाता है उस सोल्यूशन में नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं होते, लेकिन जब इसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है तो इट इज़ फिल्ड विद द नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स. Approximately 10 to 15% patients are receiving peritoneal dialysis. Now dear students, we are having question answer session. The first question is, what is the second step of urine formation? We have studied about 3 steps of urine formation. आपने बताना है कि second step urine formation का क्या है और उसका नाम क्यों रखा गया है. Question number 2 is, what are the differences between peritoneal dialysis and hemodialysis? Thank you dear students for being here with me. Allah Hafiz.